तो मेरा ख्याल 1 घंटा तो लेंगे। हाँ तो आप जितना मर्जी बोले, मैं 1 घंटे के लिए सामान्य सदन की बैठक बढ़ाता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। आज 13वीं विधानसभा 5 साल का था, अब ये 14वीं है। 5 साल पहले और बाकी जो अभी 2.5 साल का समय हुआ है, शायद पहली बार मुझे बड़े सुकून से बोलने का मौका मिला कि जब वहां था तब भी ये जो आज उधर हैं बोलने नहीं देते थे, आज यहाँ हूँ तब भी ये बोलने नहीं देते, पर आज बड़ा सुकून मुझे मिलेगा अपनी बात रखने का। बोलिए आप इनोवेटिव स्टेप्स ले रहे हैं। समय पहले थोड़ा आपदा के बारे ही बोलूँगा, फिर जो माननीय सदस्यों ने अपने यहाँ विचार रखे हैं, पक्ष और विपक्ष ने, मैंने वैसे सभी जो सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं उनका जवाब जो है मैंने लिखित में बना के तैयार रखा है। पक्ष के साथियों को यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा, विपक्ष वालों को जब अकल आएगी तब दे दूँगा। सर, ये नियम 67 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है, ये बहुत ही महत्व का प्रस्ताव होता है और इस नियम को ऐसे समय में जो है इसको लाया जाता है जब बहुत ही कोई ऐसा इमरजेंट सिचुएशन हो, महत्व हो, गंभीर तो ये है ही नहीं, गंभीर विषय बताकर गंभीर नहीं बन जाता। तो आज यहाँ पता लग रहा है कि जो इन्होंने आज आचरण यहाँ किया है ये विषय गंभीर था ही नहीं, केवल जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने नियम 67 को लाया, क्योंकि उससे पहले सत्ता के पक्ष के हमारे साथियों ने वो जो गंभीर थे कि इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी छिपाना नहीं चाहते थे, वो सब ओपन करना चाहते थे, चाहे हमने उसमें अच्छा काम किया है या उसमें कोई कमियां रही, उसको उन्होंने जागृत करना था। 130 के तहत आपने जो है सही जो है नियम के तहत इस प्रस्ताव को माना था, परंतु अब क्योंकि ये जो है पीछे रह गए, अब तक थॉट था इनका कि 130 में आ गए तो फिर फंस गए, तो इन्होंने जो है नियम 67 का जो है हवाला देकर अपनी बात आगे रखने की कोशिश की, जिसमें सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने भी इनको पूरा मौका दिया। मौका देने के बावजूद अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर कोई इलाज उसका नहीं है। यहाँ पर जैसे आपने अभी फरमाया कि 40 मान्य सदस्यों ने कोई 12 घंटे 10 मिनट जो है 4 दिनों के अंतराल में अपनी बात इस नियम के तहत यहाँ पर रखा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो भी नुकसान हुआ है या जो भी वहाँ कार्य होने चाहिए थे या नहीं हुए, उसका जिक्र बखूबी सभी ने मिलकर यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर जो है कि ये जो आपदा है, अब ये था आपदा इसको लेकर था कि यहाँ जो बारिश हुई है, बादल फटे हैं और जो है इस कारण लोगों की जो नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का, जान माल का, तो सबसे पहले तो मैं जो इस आपदा में जितने भी हमारे लोग इसमें जो मृत्यु पा गए हैं उन सभी के लिए मैं संवेदना उनके परिवार के लिए व्यक्त करना चाहता हूं, सरकार की ओर से, अपनी ओर से, सदन की ओर से। अभी जो प्राकृतिक आपदाएं जो है, खासकर बादल फटना कैसे होता है, ऐसे तो इसमें बहुत सारे शोध है, कई फैक्टर्स हैं, फिर भी मुख्यतः 2-3 बातों को मैं जो है इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं। ये जो पहाड़ों में बादल फटने के मुख्य कारण स्थानीय वायुमंडलीय परिस्थितियां कि लोकलाइज्ड एटमॉस्फेरिक यह है कंडीशंस, जब किसी विशेष क्षेत्र में गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर उठती है तो वो ऊंचाइयों पर जाकर ठंडी हो जाती है और उसमें मौजूद नमी संघनित होकर भारी वर्षा के रूप में गिरती है। ये वर्षा बहुत सीमित क्षेत्रों में बहुत कम समय में होती है, यही होता है बादल फटना। फिर इसको माउंटेन जो है टोपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मॉनसून की तीव्रता के ऊपर भी डिपेंड करता है, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ये जो है ये निर्भर करता है, क्योंकि अब पूरा ग्लोबल वार्मिंग होने से जो है इस किस्म की घटनाएं पहले भी होती थी, परंतु अब ये ज़्यादा होने लगा है। अब इसमें मानव जनित गतिविधियां, अब इसमें वनों की कटाई जो बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यहाँ पर रखा, और इसके बारे में जो नेता प्रतिपक्ष ने जो इस पर्टिकुलर काम जो किया इन्होंने, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना है कि उन्होंने किस तरह से
जो है ये मानव जनित जो गतिविधियों के कारण जो है नुकसान पहुंचाया है। फिर इसी तरह से इधर जो है इसमें प्राकृतिक के जो जल निकासी के मार्ग हैं, नदी नाले हैं, हमने वो सारे के सारे अवरुद्ध कर दिए। अब कहीं पर जो है हमने मकान बना दिया नालों में, कहीं पर जो है खड़ के किनारे जो है हमने बड़े बड़े भवन बना दिए हैं, और फिर कई जगह पर अनसाइंटिफिक तरीके से किसी को जो है पैसा बहुत मिला तो उसने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में जो है बहुत सारे सड़कें खोल दूंगा, तो सारे जंगल काट दिए, जंगल काट के वहीं दबा दिए। फिर वो जो मग था उसको फेंकने का जगह नहीं था। सड़कें बहुत लंबी नहीं थी, कई जगह पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की सड़कें, और फिर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा वहीं दबा दिया, मिट्टी वहीं फेंक दी। नालों में जो पानी जब आया तो वो जो है बांध का काम कर गया, और जब वो बांध जो टूटे तो नीचे के इलाकों में भारी तबाही हुई है। फिर ऊंचाई पर तेज जो है वायु का दबाव, फिर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एयर मास, ऐसे 13-14 बिंदुओं हैं जिसके कारण जो है ये बादल फटने का होता है। अभी चौधरी साहब कह रहे थे ये जो है आपदा नहीं है, ये भी ठीक थे, क्योंकि मानसून में अगर बारिशें ना आए तो फिर कैसे हम अपना जो है जीवन यापन करेंगे आगे, कैसे हमारे नदियां जो है, कैसे हमारे डैम्स बनेंगे, कैसे हमारा जो है इरिगेशन का काम होगा। पर ये जरूर है कि बहुत ज़्यादा बरसेगा तो आफत है, और ये वाकई आफत है, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो तो है ही है। तो उस कारण भी ये बहुत कुछ नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है। अभी जो इस त्रासदी में जो सरकार की तरफ से जो काम हुए, किस किस तरह से इसको मिटिगेट किया गया, थोड़ा उसका जो है सारांश मैं जो है यहाँ पर आपके समक्ष रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मामले का तथ्य इस प्रकार है। हिमाचल प्रदेश नवलित हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएं यानी यंग फोल्ड माउंटेन में स्थित है तथा भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, आग, हिमस्खलन जैसे कई खतरों के प्रति संवेदनशील है। हिमाचल में जून से सितंबर तक मानसूनी बारिश होती है जो राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन साथ में ही मानसून अक्सर जीवन, आजीविका और बुनियादी ढांचे को प्रभावित करने वाली तबाही के निशान भी छोड़ जाती है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून और पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के अस्थायी पैटर्न में एक स्पष्ट बदलाव है जो आपदाओं की घटनाओं और गंभीरता को बढ़ा देता है। हर साल मानसून के दौरान वर्षा, बादल फटने तथा बाढ़ से बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। यदि मानसून 2023 के आपदा से हुए अप्रत्याशित नुकसान 10,000 करोड़ के अतिरिक्त पूर्व के वर्षों की बात करें तो औसतन नुकसान लगभग 1 से 3,000 करोड़ रुपए का होता रहा है। मानसून की स्थिति, अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष पूर्व मानसून अवधि 1 मार्च 2025 से 31 मई 2025 के दौरान वर्षा में 27% की कमी दर्ज की गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष प्रदेश के मानसून 19 जून 2025 को प्रवेश कर गया तथा 24 जून 2025 तक पूरे प्रदेश में पहुंच गया। जून 2025 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कई दिनों तक छिटपुट से लेकर व्यापक वर्षा हुई। इस माह के दौरान वर्षा में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। विशेष रूप से 29 एवं 30 जून 2025 को जिला मंडी में सामान्य से 54% तथा शिमला में सामान्य से 69% अधिक वर्षा दर्ज की गई। तो इस कारण जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है पूरे प्रदेश के, न केवल मंडी और शिमला में बल्कि चंबा से लेकर, कुल्लू से लेकर, फिर हमारे जो है कांगड़ा में लेकर, और हमारे जो है अभी हाल में जो है लाहौल स्पीति और किन्नौर तक भी जो है इसका भारी प्रकोप जो है पूरे देखने को मिला है। जुलाई माह में राज्य के सामान्य से 2% कम वर्षा हुई, जिसमें सामान्य वर्षा 255.9 मिलीमीटर के मुकाबले 250 मिलीमीटर वास्तविक वर्षा दर्ज की गई। इस अवधि में जिला मंडी में सर्वाधिक 574.7 मिलीमीटर था। जिला लाहौल स्पीति में न्यूनतम 32.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब तक माह अगस्त में पूरे प्रदेश में सामान्य से 17% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अध्यक्ष महोदय, जो मानसून की तैयारी की जहां बात कर रहे हैं तो मैं इसको जो है वैसे ही लेकर देता हूं क्योंकि ये बहुत लंबा इसमें व्याख्यान है, परंतु इतना मैं कहना चाहता हूं कि जब से ये कांग्रेस की सरकार बनी और ये 2023 में पहली बार जो है
भारी त्रासदी को देखना पड़ा। उस समय से लेकर आज दिन तक जो है माननीय मुख्यमंत्री ने समय समय पर जो है आपदा प्रबंधन को लेकर एक नई सोच आगे बढ़ाई है। हम जो है केवल जो है पिछले बार हो गया और उसके बाद बैठे नहीं रहे, जैसे कुछ साथियों का यहाँ कहना था। इसमें जो है जो बातें ये कह रहे थे उन सभी को तकरीबन हमने एड्रेस कर लिया है। फिर भी जो है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वी आर ऑलवेज रेडी फॉर चेंज, न्यू सजेशंस। हम उसको और बेहतर जो है आपदा प्रबंधन को करना चाहते हैं। अब इसमें अगर आप लेंगे तो आपदा के दौरान क्या होता है कि इमीडिएट जो है एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, राहत तुरंत मिलना चाहिए और लोगों को जो है चाहे वो किसी भी परेशानी में है, चाहे उनको मेडिकल एड की ज़रूरत है, चाहे उनको शेल्टर की ज़रूरत है, चाहे उनको खाने पीने की ज़रूरत है, इन सब का प्रबंध करना होता है। इसमें आपने देखा होगा कि 23 की जो त्रासदी आई उसमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिसमें लोगों के मकान चले गए, लोगों के पशुधन चला गया, लोगों के बिलोंगिंग्स चले गए, पर जो राहत मैनुअल था वो बहुत मामूली था। अब अगर उसको मैं डिटेल में यहाँ फिर रखूँ तो भी समय लगेगा। सब जानते हैं कि मकान चला गया तो 6,500 रुपये से ऊपर नहीं था, अगर बिलोंगिंग चला गया तो 2,500 रुपये था, पशु चले गए तो 3 तक एक पशु का मिलता था, तो ये और अगर किसी की फसल चले गई तो 300 रुपये कुल मात्रा था। तो ये बिल्कुल एक मतलब जो है बहुत कम मात्रा थी जो केंद्र सरकार के NDRF के नॉर्म्स के तहत थे। हमारे संविधान सरकार ने, विशेषकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक विशेष पैकेज जो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आया, उसको न केवल सिर्फ एक इलाके के लिए रखा, उसको नोटिफाई जो है जहाँ जहाँ बहुत त्रासदी हुई सारे हिमाचल को उसमें किया गया। पहली बार जो है मकान का 7 लाख रुपए, कोई सोच ही नहीं सकता। बिहार यूपी में अगर लोगों को पता लगेगा कि 7 लाख रुपए मकान का दे रहे हैं तो लोग वाकई वहां पर जो है परेशान हो जाएंगे। और अगर उनको कहेंगे कि उनके जो बिलोंगिंग्स का 2,500 रुपये मिलता है, 70,000 रुपये हिमाचल में दे रहे हैं। बेड बकरी का 3 तक 3,000 देते थे, 9,000 रुपये कर दिया। पोली हाउस के लिए 25,000 रुपये कर दिया। तो इतनी बढ़ोतरी हर जो राहत का था उसमें दिया गया है। लोगों के अगर जमीन बह गए 10,000 रुपये दे रहे हैं, डीसिल्टिंग का 6,000 रुपये दे रहे हैं। तो इससे बेहतर पैकेज आज दिन तक कभी नहीं था। जो माननीय जो विपक्ष के नेता है जब ये यहाँ पर थे उस समय सिर्फ रचनात्मक कार्य करते रहे, अपनी आर्थिक जो है मजबूती करते रहे। उन्होंने जो है अच्छा काम नहीं किया हिमाचल के लिए। ये दोबारा से रचनात्मक कार्य क्या किए उन्होंने, जरा बताओ। सर वो आप समझ गए, इशारों में कई चीज कहना अच्छा रहता है। तो वो इसी 2 काम में माहिर रहे। अगर ये सोच उनके समय भी रखा होता शायद हम जो है उससे आगे बेहतर और कर पाते। अब ये कहते हैं कि मॉक ड्रिल्स हुए। अब मॉक ड्रिल्स भी एक तरीका है, लोगों को जागृत करना है, कैसे वो करना है। मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि मॉक ड्रिल में जो है बहुत कुछ हम अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि जब असली डिजास्टर होता है उस समय गिने चुने लोग ही आगे आते हैं। आज मैं उन सभी लोगों का, चाहे वो नागरिक थे, वो चाहे हमारे अधिकारी थे, कर्मचारी थे, चाहे वो बिजली विभाग के थे, PWD के थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थे, हेल्थ के थे या फॉरेस्ट के थे, जिन्होंने भी इस आपदा में जो है तुरंत कार्रवाई की, उन सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ। इसमें NDRF, SDRF, पुलिस, इसमें होमगार्ड्स और न जाने कितने लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते। उन्होंने जो है बगैर कोई सोचे समझे अपने जान को जोखिम में डालकर पता नहीं कितने लोगों की जानें बचाई, कितने लोगों का जो है उन्होंने कल्याण किया है। वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसमें अब इसको कैसे मतलब कम रिस्पॉन्स में, कम समय में हम आपदा में लोगों के जो उनको जो सहायता दे सके, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई, जिसमें मेरी अध्यक्षता में माननीय अनिरुद्ध जी और हमारे धर्मानी जी इसके मेंबर रहे। और हमने इसमें अधिकारियों के साथ बैठकर बहुत डिटेल में हमने जो है इसकी चर्चा की और कुछ हमने सुझाव जो है सरकार को भेजे हैं। और उस सुझाव को जो है सरकार आगे जो है करना भी चाहती है। तो उससे जो है हम रिस्पॉन्स का टाइम खत्म करें। अब जैसे ये करसोग से थे यहाँ माननीय हमारे दीपराम जी, जिस दिन इनके वहाँ पर ये घटना घटी, हमारा SDM जो है उसी समय वहाँ पर जो है मौके पे पहुँचा। उनके पास जो है क्या कहते हैं जो सैटेलाइट फोन दिया हुआ था वो नहीं चल रहा था, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या कमी थी। हमने कोशिश की, उनसे कांटेक्ट किया, हमारे लोग वहाँ मौके पे पहुंचे हुए थे, जो वहाँ डेड बॉडीज थे। रात के 3 बजे से वो पहुंचे हुए लगे रहे थे सुबह तक, उनको निकाला उन्होंने।
जिस तरह से मंडी में दुर्घटना हुई, मैं तो अपने इलाके में था, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत संपर्क किया सभी डिप्टी कमिश्नर से, हमने भी जो है वहाँ के एसडीएमओ से संपर्क किया, पता किया कि जंजाली में क्या हुआ है, थुनाग में क्या हुआ है, गौहर में क्या हुआ है, हमारा एसडीएम कहाँ है, तहसीलदार कहाँ है, हमारे पीडब्ल्यूडी वाले कहाँ है, सबको हमने लाइन में लगाकर तेजी से रात के काम किए। ये होता है एक तरीका काम करने का। जयराम जी खुद कहते हैं मैं जेसीबी आगे आगे, मैं पीछे पीछे पैदल चल रहा था। बाद में स्टेटमेंट बदल दिया उन्होंने, तब कहा नहीं मैं तो जेसीबी से भी आगे गया। वैसे तो जो है जहाँ ये जो थुनाग का जो है गौर से थुनाग तक का जो रास्ता है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं था। लाशें थे जगह जगह में, नाले सारे भरे हुए थे, और नालों में लाशें आने का कारण क्या था, नालों के मुंह तो इन्होंने बंद कर दिए थे, वन वाटिका बना दिया जगह जगह पर। वो सारी वाटिकाएं जो है वो एक किस्म से रोक बन गया और रास्ते रोक दिए, तो ये पहुंचे। अब जयराम जी कहते हैं कि भाई हम लोग नहीं पहुंचे, सभी जगह पे सभी मंत्री संभव नहीं है। कई जगह पे हमारे मुख्यमंत्री गए, कई जगह पे हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री गए, कई जगह पे हेल्थ मिनिस्टर, कई बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सभी मंत्री हमारे, चाहे जो भी हम लोग सब थे, अलग अलग जगह पे जाके हमने कोशिश की कि ताकि हम जो है इस आपदा में एक अच्छा प्रभाव से काम करें। परंतु जब कंगना जी की बारी आए, जयराम जी बोलते हैं भाई अभी रास्ते खराब हैं, उनकी चिंता है कि उनको पैदल चलना पड़ेगा, उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, उनके जूते गिले हो जाएंगे। हमारे लिए तो ये कहते हैं कि रात को क्यों नहीं पहुंचा। कंगना की चिंता इतनी ज्यादा है जयराम जी को, वो तो उसमें है। अब ये बाहर जाने का क्या कारण था बताइए। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि सराज के लोगों का मजा आ जाएगा, मैं इतना मतलब असंवेदनशील आदमी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा, जब जयराम जी कहने लगे कि हम दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली से पैसा लाएंगे, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा है, तो इनको अक्ल आ गई है, इनके जूते में अब जो है कांटा चुभ गया है, तो सही बोल रहे। इतना सिर्फ मैंने कहा, उससे एक शब्द ऊपर नहीं कहा। जो यहाँ पर रणदीप शर्मा जो है झूठ बोल रहे थे, क्योंकि झूठ बोलने की फैक्ट्री से आए हुए लोग हैं। 1925 में एक फैक्ट्री लगी दिल्ली के अंदर, उस फैक्ट्री का असर आज भी है, और उनको 75 साल लगे उस फैक्ट्री से बाहर निकलकर झूठ फैलाने का। आज दिल्ली से लेकर नीचे तक क्या हो रहा है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, पूरी गोदी मीडिया झूठ बोलने बैठती है, और लगता है कि सारा जो ये लोग बोल रहे हैं वही ठीक है। तो ये एक ऐसे लोग हैं जो मतलब सिर्फ बात की खाल निकालना जानते हैं, सिर्फ बात को बटंगड़ बनाना जानते हैं। और जब असली, अब इनकी बात करूंगा, जितना त्रासदी मैं नहीं कहता, किसी का एक घर गया वो भी बहुत बड़ा त्रासदी है, पर जो त्रासदी हमने किन्नौर में झेला है, थोड़ा सा मैं समझ लूंगा उसके बारे में। 1997 में ये जो हमारा चढ़गांव है, ये एक उसके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसका एक सिरा रामपुर पे है और एक सिरा हमारे तीसरी तरफ को जो है किन्नौर का है। उसमें भारी बाढ़ आने के कारण, बादल फटने के कारण 130 लोगों की मृत्यु चढ़गांव में हुई, और उसके साथ में जो है हमारे तरफ जो पानी गया उसमें 29 लोग जो है उसमें भी मारे गए। 29 लोग तो ऐसे बहुत बेचारे वो रहे, अभाग्यशाली रहे कि वो एक बड़े चट्टान के ऊपर बैठे रहे, पानी बढ़ता गया और वो डूबते गए। इतनी बड़ी त्रासदी हमारे समय हुई। सतलुज पूरा बंद हो गया, 4 किलोमीटर का वहां पर झील बन गया। सेब का सीजन था, लोग सोच रहे थे कैसे सेब निकलेगा, पर उस समय की सरकार, उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री राजा विदुर सिंह जी थे उस समय, मैं उनका बड़ा आभारी हूं कि पहली बार हमने सतलुज में राफ्ट पहुंचाया आर्मी का, जो आर्मी वाले नहीं ला रहे थे। हमने जो है आपके गोविंद सागर से जो है कुंजम और रटांग के टॉप से हमने बोट्स पहुंचा के उसमें जो है बोट से जो है हमने सेब को निकाला। पर इनके समय क्या हुआ, 98 में भी किन्नौर में बेमौसमी बारिश हुई, हमारा पूरा कोई 150 किलोमीटर रोड जो है ये पुआरी से लेके हमारा समुद्र तक बंद हो गया। 2-2 दिन तक लाशें वहां पड़ी रही। मैं विपक्ष में था उस समय। 9 दिन में जो है वहां पर यंगथंग में 10,000 की ऊंचाई पर जो है एक टेंट के अंदर जो है मैंने भूख हड़ताल किया। जब मेरा सांस निकलता था तो वहां सामने जो है ठंडा जो होता था उसका वहां पर जो है बर्फ जो है जमना शुरू होता था। तब जाके ये उस समय जो है धूमल की सरकार जो है वहां पर उन्होंने थोड़ा काम शुरू किया। फिर 2000 के अंदर फिर जो है सतलुज के अंदर बाढ़ आया, पूरा जो है खाब जहां पर संगम है सतलुज और क्या कहते हैं स्पीति का, वहां से लेके हमारा जो है वंगतू तक सड़कों के सारे पुल चले गए, सारा इलाका जो है बंद हो गया। 6 महीने लगे उसको उस बीजेपी की सरकार में। हमारा सेब जो है किन्नौर में ही सड़ गया। 8 रुपए
का जो है 1 किलो सेब गया, जो सेब हमारा जो है 100-150 रुपए उसमें जाता था, ये उस बात को भूल गए। उस समय भी हमने 1 महीना हड़ताल किन्नौर के अंदर किया, तब जाके धूमल की भाजपा की सरकार उस समय जो है तब जाके वहां पर काम करना शुरू किया। ये कहाँ की आपदाओं की बात कर रहे हैं। उस समय ये जो लोग हैं, इन लोगों ने तो वहां पर पुलिस से लाठी बरसाने का भी काम किया। अब ये कहते हैं कि आपदा में लोगों के ऊपर केस नहीं बनना चाहिए था। मैं वहां पर गया, वहां पर एज ए रेवेन्यू मिनिस्टर गया, और जो काम मैं छोटा मोटा कर सका, आज भी लोग जो है मुझे वहां से धन्यवाद करते हैं। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं, अखबारों में आया हुआ है। डेजी गांव है वहां से, जो थुनाग से 8-10 किलोमीटर। जयराम जी वहां तक जाके क्या किया उन्होंने, वहां के प्रधान को कहा कि यहाँ पर रोड नहीं बनेगा, कि ऊपर गांव है, और एक प्राइवेट जेसीबी लाके खड़ा कर दिया। पूरा गांव जो है वहां पर खड़े, उनके पास ना कोई किसी किस्म का। मतलब क्यों नहीं काम हो रहा है यहाँ पर? बोला जी ये ऊपर का गांव बंद हो जाएगा। हमने वहां जाके तुरंत जो है उस काम को शुरू किया। आज वो सड़क जो नहीं बनने वाला था, आज वो सड़क जो है कम से कम अब कंप्लीशन के स्टेज पे आ गया। सबसे बड़ा त्रासदी हुआ था डेजी गांव के अंदर, उसमें 4 गांव और थे जिनके लिए आने का साधन नहीं था। हमने वहां पर जाकर सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसी दिन ऑर्डर किया और उनको समझाया कैसे जो है स्पैन लगता है, जिसके द्वारा आप जो है ट्रॉलियों में लोगों के फसल को निकाल सकते हैं। वहां के लोगों का भी धन्यवाद हमें आया। हमने तो मौके पे इनके लिए काम किया। उसके बाद मैं जो है वहां पर 3 छोटी छोटी सभाएं की, जिन सभाओं में कम से कम 50 से 70 आदमी तक लोग थे। मैंने जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा के एक आदमी से पूछा, बताइए किसी को अगर राहत में कहीं कोई कमी है। हाँ, कुछ लोगों ने कहा कि पटवारी नहीं आया, कुछ लोगों ने कहा कि हमें फलाना चीज की दिक्कत है। उसी समय हमने मौके पे किया। जब ये सारे काम करके मैं शाम के समय जब जो है मैं जंजाली बाजार से गुजर रहा था, तब इन्होंने शायद रिमोट कंट्रोल से 10-12 लोग खड़े कर दिए रोड में, और एक कपड़ा काला मेरे खिलाफ जो है वहां रोष पकड़। उनका मुझे कोई वो नहीं है, रोड के किनारे थे, जो मर्जी करते। पर जब मैं पहुंचा वहां पर, मैंने जाना था लंबी थाज, जहां पर जो है थुनाग से 3 किलोमीटर 400 बच्चे एक कॉलेज में, 150 बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, 56 बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में, सारे के सारे बिल्डिंग निचले मंजिल जो है गाद से भरा हुआ, एक व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा होता। मुझे ये कहते हुए भी जो है गुरेज नहीं है, हमारे अधिकारी भी नहीं पहुंचे थे वहां। वहां जाकर मैंने जेसीबी लगाया, LNT लगाया। वहां के जो एक प्रधान थे, शायद वो बीजेपी से थे, पर उन्होंने जब मैं वहां पर गया, उन्होंने मुझे जो है अपने वहां आने का धन्यवाद किया। रोड पे आके मुझे वहां लेके गए, और वो खुद वहां पर काम कर रहे थे। महिला मंडल लगे हुए थे, युवक मंडल लगे हुए थे, पर उस जगह तो ये पहुंचे नहीं। 29 दिन करते क्या रहे ये लोग? क्या रचनात्मक कार्य ही करते रह गए? जो वो होटल था वहां पर जंजाली में, ये लोग जो है कुछ काम वैसे किस्म का नहीं करते। कंगना पहनाते रहिए। हाँ, तो ये जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 29 दिन वहां पर ये जाते रहे। असली काम तो वो था जो करना है। और जब मैं वो करके आया तो मुझे उससे पहले शाम जब मैं जंजाली पहुंचा, कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा कि हमारा धंधा चौपट मत करो, ये कॉलेज को यहाँ रहने दो। कहते कि हमारे एक एक जो है मकान 5-5 मंजिल 4-4 मंजिल के हैं, 10-10 15-15 हजार रुपए PG में ले रहे हैं। किसी के पास 20 बच्चे, किसी के पास 30 है। ये मुख्यमंत्री रहे, परंतु इन्होंने इसकी व्यवस्था नहीं की कि कॉलेज की बिल्डिंग वहां बनाए। वहां पर 16 जो है इन्होंने वो बना दिए रेस्ट हाउसेज, एक एक रेस्ट हाउस 15 करोड़ का। वो महल नुमा है वहां पर, 40-40 कमरे, शीश महल बनाए हुए। अभी फिर जो है अगर ये कॉलेज का बिल्डिंग बनाते, किसने रोकना था? मैं उसके बावजूद पिछले बार गया वहां पर, बच्चों की व्यवस्था देखी। RD मिनिस्टर साहब यहाँ है, इन्होंने आधा भवन जो RD का ट्रेनिंग सेंटर है वो दिया हुआ है हमारे कॉलेज के लिए। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया, नए भवन में, हमने कहा ये हमें दे दो, आप पुराने में जाओ या पुराना हमें दो, पर वहाँ के लोग नहीं माने। फिर एक बाहर बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं थी, हमने कहा छोटा सा बास्केटबॉल कोर्ट बनाते हैं। कहता देव सुता नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास जो है SDM का ऑफिस जो है शिफ्ट हो गया था नए भवन में, उसको खाली करा के वहाँ से जो ट्रेजरी को हटा के एक हॉस्टल बनाने के लिए हमने पैसा भी दिया। हमारी नीयत कहाँ खराब थी, हम तो उसको वहीं चलाना चाहते थे। फिर इन्होंने कहा कि मैंने 200 बीघा जमीन लिया हुआ है। मैं वहां भी गया देखने, पर वो 200 बीघा जमीन जो है 6 किलोमीटर थुनाग से दूर एक जंगल के टॉप पर है, जहां पर पूरे मुख्यमंत्री का अपना घर है, जहां वो 4 जगह से रोड बनाया हुआ है, एक हेलीपैड बनाया हुआ है। परंतु 10 करोड़ रुपए से हम क्या करते हैं उधर, हम उसको बना नहीं सकते थे। परंतु जब ये त्रासदी आई, बच्चे वहां पर, शुक्र है कि वहाँ जो सीनियर जो स्टूडेंट्स थे वो फील्ड ट्रेनिंग में बाहर गए हुए थे। वहाँ पर सिर्फ जो है जूनियर स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां थी, वो जो बाहर रहे थे। कहते कि हम रात को जाग रहे थे, क्योंकि पिछले बार भी 23 में भी हुआ,
2022 में भी हुआ, तो हम जागे हुए थे, तो इसलिए हमें जो है मौका मिला, निकल के भाग कर वो रेस्ट हाउस में गए, शरण लिया। और उनके 2 प्रेग्नेंट लेडीज थी, उनके जो प्रोफेसर थे, उनको तो ये बच्चे जो है पलकी बना के अपने कंधों में निकाल के गोहर तक लेके आए, उसकी ये बात नहीं करते। अब उनके पेरेंट्स आए हमारे पास शिमला में, मुख्यमंत्री जी से मिले कि हम वापस नहीं जाएंगे, हमारी डिग्री जाए बाढ़ में। कहते आजकल आप जानते हैं कि एक एक बच्चा, किसी का लड़का है, किसी की लड़की है, वो कहते हैं हम नहीं परवाह करते डिग्री को। जब ये जाने को तैयार नहीं है और असुरक्षित है, ये नेता प्रतिपक्ष बार बार जो है सोशल मीडिया में कह रहे हैं मेरा पूरा थुना असुरक्षित हो गया। सबके लिए असुरक्षित है, पर बच्चों के लिए सुरक्षित है, क्योंकि इनके बंदे जो लोग वहाँ 5-5 मंजिल मकान बना के नदी किनारे बैठे हैं, उनको पीजी में फायदा पहुंचाना है। 2-2 लाख रुपए महीने का तो उनका जो है ये किराया आ रहा है। ये बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं हुए, तो ये फैसला लिया गया सरकार के अंदर कि इनको कोई सुरक्षित स्थान पे टेम्परेरी जो है इनको जो है शिफ्ट किया जाए। उसका इन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया। मैं जब वहां गया तो ये लोग मिले, बोलते हैं जी कुछ करो। मैंने कहा भाई इसमें फैसला तो सरकार के मैं ही हूं ना, मैं अपना रिप्रेजेंटेशन दो, मैं बात करूंगा जाके। तब सवेरे फिर कहते हैं 7 बजे बात करना। मैंने 7 बजे मैं टूर पे जा रहा हूँ, मैं नहीं आता। फिर जब मैं ये लंबी थाच में गया, वहां फिर फोन आया एसपी और डीसी का कि 60-70 लोग जो है आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा रेस्ट हाउस में वेट करा लो। जितने में मैं रेस्ट हाउस पहुंचने वाला था उतने में तेज बारिश होगी, तो मैंने कहा अंदर बिठा दो इनको। मैंने सोचा सभ्य लोग हैं, सभ्य तरीके से बात करेंगे। जब अंदर बिठाया तो फिर वो मेरे पे दबाव बनाने बैठ गए कि भाई आपको यहीं बैठकर आज ही फैसला करना है कि ये कॉलेज नहीं होगा। मैंने कहा मैं दबाव की राजनीति से या आपके रूप से डरने वाला नहीं हूं, मैं ये फैसला नहीं ले सकता। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी रिव्यू के लिए, डीसी, एसपी, चीफ इंजीनियर सारे आए हुए थे। उन्होंने मेरा 1 घंटा खराब किया। 4 बजे बड़े मुश्किल से मीटिंग की, 5 बजे हमने अपना लंच किया। जब मैं आगे गौहर में मेरा प्रोग्राम था, मेरा धर्मपुर रात को पहुंचना था, जब मैं बाहर निकलने लगा तो उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया। फिर मैं अंदर बैठ गया। मैंने कहा थोड़ा प्रशासन वाले उनको समझाएंगे, कुछ करेंगे, पर प्रशासन वाले भी ढीले ही रहे, बल्कि मुझे बोलता चोर रास्ते से निकल जाओ। मैंने कहा मैं चोरी किया है, क्यों जाऊंगा बैक डोर से। मैंने कहा इसको रास्ता खाली करो मेरे गाड़ी तक का। बड़े मुश्किल से उन्होंने मुझे गाड़ी पहुंचाया। जैसे मैं गाड़ी से निकला तो इन्होंने पहले लेडीज आगे कर दिए गाड़ी के, फिर कुछ जेंट्स आगे, फिर जो है पूरा रास्ता ब्लॉक किया। फिर इन्होंने जो है काले कपड़े जो जेब में रखे हुए थे, झंडे तक नहीं बना पाए। इन्होंने सोचा कि रोब में मेरे से निकाल देंगे। फिर जब वो फेंकना शुरू किया, किसके ऊपर फेंका? मेरे ऊपर तो नहीं फेंका। फेंका किसके ऊपर? राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर फेंका। फिर बड़े मुश्किल से 50 मीटर आगे गया, फिर वही हाल हुआ। फिर वहां भी यही उन्होंने कांड किया। फिर उससे आगे 50 मीटर और गया, फिर और महिलाएं और कुछ लोग आके फिर किया। ऊपर से फिर जो है चप्पल नुमा चीज भी झंडे के ऊपर फेंका, वो भी सारा वीडियो के अंदर है। उसके ऊपर पत्थर भी फेंके गए। ये इसका काम किया और उसके लिए जो है आज जो है शर्मिंदा खुद नहीं है ये, उसको ये जो है तूल दे रहे। उल्टा आज जो है अपनी पूरी जो है जो इनके अपने साथी विपक्ष के, इनको आज जो है जयराम के अहंकार के कारण बाहर जाना पड़ा है। ये तो जाना भी नहीं चाहते थे। जयराम जी स्वार्थी हैं। स्वार्थी होना ठीक है, पर वो भी एक हद तक होना चाहिए। आप तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि जगत सिंह को जो है सरकार में रखना मजबूरी है। किस चीज की मजबूरी है? मुझे जो है पार्टी ने बनाया है क्या? जयराम जी की पार्टी ने तो नहीं बनाया मुझे। किस चीज की मजबूरी है? पर जयराम जी को जो है मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की। जयराम जी को जो है नेता विपक्ष बना के भी बड़ी गलती की, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में थे। चाहते तो हिमाचल को आर्थिक जो यहाँ पर एक हमारी व्यवस्था थी उससे उबार सकते थे, परंतु डबल इंजन में क्या किया इन्होंने? डबल इंजन की स्पीड से हिमाचल को लूटा। ये उनका जो है सबसे बड़ा जो है एक तगमा है जो उन्होंने किया। आज विपक्ष में क्या भूमिका कर रहे हैं? अपने साथियों को क्वेश्चन उठाने नहीं देते, सप्लीमेंट्री पूछने नहीं देते। ऐसे खड़े होते हैं जैसे कि पहले हमें बोलते थे कि वहां ब्रेक लगा हुआ है। हम तो फिर भी हाथ खड़ा करके, यही हमारे परमार साहब बैठते थे, बिंदल साहब बैठते थे, हमें तो बोलने भी नहीं देते थे। हम तो नियमों के तहत बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज रख पाते थे। परंतु आज तो ये तो मतलब कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा, कोई ऐसा कोई इधर कोई कार्रवाई नहीं होगी जिसमें जयराम जी सोचते हैं कि मैं ही होना चाहिए। क्या पता दिल्ली में फोटो भेजते होंगे, देखो मैं कितना प्रोएक्टिव हूं, मेरे बगैर तो सदन चलेगा नहीं। पर उसमें पीछे जो नए साथी हैं वो परेशान है कि कब उनकी बारी आएगी, कब वो बोलेंगे। मैं तो इतना कहूंगा साइंटिफिक तरीके से बनाते, उसमें जो है जो पेड़ हजारों की तादाद में बिना एफसीए के 56 केस आज भी एफसीए के जो है पेंडिंग पड़े हुए वायलेशन में है। बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी, हम लोग तो बदलने की भावना नहीं करते, सब अंदर जाने वाले।
हाई कोर्ट में शिकारी देवी का मामला PIL फड़ा हुआ है, उसमें भी हजारों पेड़ इन्होंने जो है बिना एफसीए का, बेचारा कोई गार्ड सस्पेंड हो गया, कोई RO सस्पेंड हो गया, ये तो इनकी कारगुजारी है। मैंने जो है हमारे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों से जो है उनसे फॉरेस्ट कवर के बारे में जानकारी ली। ये सिराज क्षेत्र का फॉरेस्ट कवर है, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें ये जो है 18 से लेके मैंने 23 तक का लिया है, इसमें 24% फॉरेस्ट डिक्रीज है, 3% इंक्रीज भी है, पर 24% में से अगर 3 निकाल भी दो तो कितना फॉरेस्ट का नुकसान इन्होंने किया है। 400 करोड़ रुपए 276 सड़कों में, ज्यादातर सड़क 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए। ना कोई ड्रेनेज है, ना कोई सीडी वर्क्स किए हुए हैं, सीधा का सीधा जो है सारा मलबा जो है उसमें डाला हुआ है। इसकी बहुत बड़ी जो है हमें जो है त्रासदी का कारण सिराज के लोगों को ये जानना जरूरी है। मैं गया, उन्होंने कहा कि ये वाकई सही बात है, इतना नुकसान जो इन्होंने किया है आज तक किसी ने शायद जो है हिमाचल का नहीं किया हुआ। जो क्योंकि कहते हैं ना, बंदर के हाथ में हल्दी दे दो तो सोचता कि पनसेरी हूं। तो ये पैसा था, हिमाचल का पैसा था, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा फूक दिया। हमारे हक को भी जो है इन्होंने डाका डालकर अपने वहां पर रेस्ट हाउसेस बनवा दिए, वहां पर होटल बनाया, पता नहीं 32 करोड़ का, सालाना 30 लाख का जो है क्लब महिंद्रा को दिया हुआ। मैं भी गया, क्लब महिंद्रा का मेंबर हूं, देखने में ये है क्या 30 लाख का। मैं वो तो मिलना चाहिए था, हर महीने 30 लाख, साल का 30 लाख है। इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो हिमाचल के फायदे में हुआ। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, उसको औने पौने दाम पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने के लिए जो हमारा 12, 16, 18 का जो था उसको परे करके 4, 8, 12 कर दिया। ये कहाँ की जो है बुद्धिमत्ता है। आज हमें सिखाने बैठते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अपने टाइम तो इन्होंने जो है गुड़ गोबर कर दिया। अब हमारे से उम्मीद करते हैं कि हम वो करें, हम करेंगे, पर इनके कहने से नहीं। हमारे पास जो है एक से एक जो है यहाँ पर बैठे हैं लोग, जो हर चीज़ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, जो है इकोनॉमिक्स में, हर एक फील्ड में लोग यहाँ पर एक से एक है। तो ये आज जो इनके कारण जो हमें नुकसान हुआ है उसका यहाँ पर रखना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये होते तो थोड़ा शायद और बोलने में मज़ा आता, परंतु अब ये चले गए हैं तो मुझे अपनी बात को भी जो है अब ये सुन रहे होंगे, छोड़ना जरूर सुन पड़ेगा। रहे होंगे नेगी जी आपको। हाँ जी, जरूर सुन रहे होंगे अपने लॉन्च में। हाँ जयराम जी सुने, बाकी तो कोई जरूरत ना है, क्योंकि ज़्यादा तो मैं उन्हीं को कहना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हमने क्या किया 5 सालों में, ये जो 2022 के बाद, सर हमने 2023 के बाद, इसमें हम कहीं पीछे नहीं रहे। चाहे केंद्र सरकार से राहत मांगने की बात थी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक बार नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, हमारे जो है वित्त मंत्री से मिले। ऐसे भी नहीं मिले खाली जाकर, एक बार नहीं अनेक बार लिखित में अपने अधिकारियों के साथ जाकर पूरे हिमाचल की पिक्चर उनके सामने रखी है। वो ये नड्डा से भी मिले, सबसे। ये पूरा अगर होते तो इनको एक एक पढ़ के सुना था, पर अभी अपने सारे साथी सबको पता है, इसलिए ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि अब ये जो हमारा सबसे ज़रूरी था कि ज़मीन नहीं है हमारे पास। अब 1 इंच हमने पॉलिसी तो बना दी, 7 लाख रुपए देंगे, 3 बिस्वा भी देंगे, 2 बिस्वा भी देंगे, पर देंगे कहाँ से? जहाँ लैंड रेवेन्यू का हमारा अपना ज़मीन है हम दे सकते हैं, पर वो भी उचित जगह पे नहीं है। और वो भी एक आध डिस्ट्रिक्ट के सिवाय पूरा हिमाचल में ऑल वेस्ट लैंड, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट लैंड, उसका भी हम प्रस्ताव लेकर आए इस माननीय सदन में। और प्रस्ताव हमने पास करके हमने कहा कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें संशोधन करके हिमाचल जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों के लिए मकान बनाने के लिए 1 बीघा, और जो लैंडलेस लोग हैं उनको 10 बीघे तक फॉरेस्ट जो है उसके ऊपर हमें जो है जमीन दी जाए। पर उसके ऊपर केंद्र सरकार ने कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बारे में ये लोग नहीं बोलते हैं। उससे हटकर भी हमने एक हमारी सब कमेटी बनी जिसमें एनक्रोचमेंट्स को लेकर हमारी कमेटी ने रिकमेंड किया कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जो 1996 का गोदावर्मन केस है उसमें इंटरलोक्यूटरी जो है एक पिटीशन फाइल करें कि हमें जो है ये जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है 1952 का जो नोटिफिकेशन है इसको हम जो है किस तरह से निरस्त करके जो मार्केटेड फॉरेस्ट के अलावा जो यूएफ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो हमें जो है दिया जाए ताकि हम अपने लोगों को बचा सकें। ये हमारा हक है। अगर हमें जमीन नहीं मिलेगी क्या हम एक दूसरे रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे? हैव और हैव नोट्स का एक क्वेश्चन यहाँ पैदा हो रहा है।
कल यहाँ पर माननीय सदन में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी। उन्होंने ये नोतोड़ का नियम बनाया 1968 में, जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है उसको 20 बीघे तक जमीन हजारों लोगों को हिमाचल प्रदेश में मिला। बाद के दिनों में नोतोड़ बंद हुआ। जब राज साहब मुख्यमंत्री बने 1983 में, ये नोतोड़ जो है जनजातीय क्षेत्रों के लिए चलता रहा। 1996 तक हमें जनजातीय क्षेत्रों में नोतोड़ मिला। और आज अगर नोतोड़ ना मिला होता तो मेरे किन्नौर के लोगों के पास जो आज आर्थिक जो है रूप से सुदृढ़ बने हैं, हर एक के पास बाग बगीचे हैं, ये कभी संभव नहीं होना था। हम ये जो इस मामले को लेकर 2014 से लेकर 18 तक फिर सस्पेंड किया एफसीए को। उस समय के गवर्नरों ने किया, कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, पर वर्तमान में माननीय गवर्नर महोदय को हमने ये जो एफसीए सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट से भेजा, जनजातीय सलाहकार परिषद से भेजा। 7 मरतबा में गवर्नर साहब से जो है मिलके आया। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जो रेफरेंस में जो प्रेसिडेंट ने भेजा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है बिल के ऊपर बैठ के नहीं रह सकता है। बहुत बढ़िया, मतलब आप अच्छा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल थोड़ा थोड़ा जो है लग रहा है इस देश के संविधान को बचाने में महान योगदान उनका रहने वाला है। अभी यहाँ पर ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि हमने बड़ा भारी पैसा जो है लोगों से लिया है। बिल्कुल, उसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, ये जो पैसा इकट्ठा किया जयराम जी ने, इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया ठेकेदारों को फोन कर करके, करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए, पर उसका हिसाब कौन देगा? ये जो है 25-25 हजार का ब्लैंक चेक रख रहे हैं, पूछते हैं भाई हाँ ये कांग्रेसी है तो इसको दे दो, कांग्रेसी नहीं मत दो। राशन के किट्स आए उसमें भी भेदभाव, बीजेपी का है तो दे दो। बीजेपी वाले कर रहे हैं इसमें। इन्होंने अपना बोर्ड लगाया हुआ है और साथ में ऐसे ही अनन फनन में एक आध जेसीबी सड़क में खड़ी कर दी। फिर हमारे एक्सीन को फोन पे बोलते हैं कि भी तेल लगा इसमें। ये किस किस्म के मतलब इनका चरित्र है बताइए। और डिजास्टर के समय कोई पैरेलल डिजास्टर का जो है रिलीफ नहीं चला सकता है, वो ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो सेक्शन 33-34 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अट्रैक्ट होता है, इनके ऊपर इंक्वायरी करके इनको जो है सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पैसे को राजनीतिक लाभ के लिए यूज किया जा रहा है, पीड़ितों को वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये क्या कारण है? 2023 में जयराम ने क्यों नहीं इकट्ठा किया यह पैसा? उसमें तो एक पैसा इकट्ठा नहीं किया। और ये क्या कारण है कि सारे के सारे जो है जयराम के कॉन्स्टिट्यूंसी में इकट्ठा हो रहा है? क्या धर्मपुर में नहीं देना चाहिए? क्या चंबा में नहीं देना चाहिए? क्या किन्नौर में नहीं देना चाहिए? क्या जो है ये मंडी सदर को नहीं मिलना चाहिए, गोहर को नहीं मिलना चाहिए, करसोग को नहीं मिलना चाहिए, सोलन को नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो है भेदभाव के लोग हैं, भेदभाव करने वाले, इनकी मानसिकता में, इनके डीएनए में जो है भेदभाव है। इसलिए इनको जो है सबक सिखाना जरूरी है। ये जो 33 और 34 जो है इसका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को अंदर लगाना ही पड़ेगा इनके खिलाफ, क्योंकि हमारा काम रोक रहे हैं। मैंने स्वयं देखा है वहां पर एक जेसीबी खड़ा कर दिया और बिना तेल का खड़ा रखा हुआ और बोला काम ही नहीं करेगा। मैंने कहा इसको हटाओ, पीछे भेजो, अपना जेसीबी लगाओ। आज सिराज में गवर्नमेंट की तरफ से 7 जेसीबी लगा हुआ, जिसमें 13 एलएनटी लगा हुआ है। पूरे आपके मंडी में 170 जेसीबी लगे। मैंने कहा इतने जेसीबी अगर लगाएंगे तो 10 किलोमीटर का लंबा लाइन लग जाएगा। इसमें भी गड़बड़ी हो रहा है, क्योंकि जिस वैक्सीन को आपने बदला ठीक किया, उसने जो है बैठे बैठे जयराम के कहने से DNIT लिख दिया। वो जेसीबी तो सारे के सारे वहां हैं, सुंदरनगर में खड़े हैं और दिखा रहे हैं कि इधर सिराज के सड़कों में। इतनी जेसीबी तो जो है आज हम लोग काम करते, इतने दिनों में तो हम चाइना पार कर चुके होते। तो ये जो है इस किस्म के जो है ड्रामेबाज लोग हैं, इनसे हमें जो है बचने की जरूरत है। और इतने स्वार्थी भी हैं, जिसके बारे में एक लाइन कहना चाहूंगा, खुद की बात आती है तो सब, खुद की बात आती है तो कुछ भी कर लेते हैं ये लोग। सर खुद की बात आते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं ये लोग। नकली जेसीबी, पैसा इकट्ठा करना, फिर उसके में भी भेदभाव करना, जैसे स्वार्थ को तो हर वक्त साथ लेकर चलते हैं ये लोग। ये लोग उस किस्म के खुदगर्ज लोग हैं सर। और झूठ की बात करते हैं, कहते हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के लिए हम लोग बाजपू थोड़ी है, हम मोदी जी थोड़ी है झूठ बोलने के लिए, अमित शाह थोड़ी है। झूठ बोलने का तो ठेका इनके पास है सर। और ये जो झूठ में यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, ये आज देश के अंदर हो रहा है। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। तो ये है सर, इस किस्म की बातें ये कर रहे हैं। अब
यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आई। ये एक्ट लाया कौन? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025। ये अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में ना होती, मनमोहन सिंह जैसे जो है नेता ना होते, ना तो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मिलता, ना हमें मनरेगा का एक्ट मिलता, ना राइट टू एजुकेशन मिलता, सूचना का अधिकार नहीं मिलता, राइट टू फूड सिक्योरिटी नहीं मिलता, हाँ FRA नहीं मिलता। FRA का बिल्कुल बहुत बड़ा, मैं भूल ही गया, आपने याद दिलाया। अब जो FRA का है, तो ये सारे एक्ट्स हैं। आज रणधीर शर्मा बोल रहे हैं कि इतना पैसा मिला, इतना, ये नहीं बताया कि पैकेज क्या दिया। ये तो हमारा जो है सालाना जो मिलना है वो मिल ही रहा है। अमित शाह जो है उधर चले गए, उत्तराखंड चले गए, हमें उसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है, गए, अच्छी बात है। पर ये लोग जाके बुला रहे थे और बोल रहे थे कल आने वाले हैं, वो कल 1.5 महीना हो गया, आया ही नहीं। तो इनके साथ जाने की बात कर रहे थे यहाँ हमारे साथी, इनके साथ जाएंगे, हमें जो मिलना वो ही नहीं मिलेगा। इनको कोई सुनता ही नहीं है दिल्ली में। जयराम तो जो है वहां पर बदनाम हो चुका है, किसी के नाम के आगे राम लगने से वो राम के गुण नहीं आते। तो वो जानते हैं दिल्ली वाले भी, ये पनौती है, हिमाचल का पनौती, बीजेपी का पनौती। तो इसलिए हमें इनसे बचने की जरूरत है। वैसे लगता है अभी जो है साथी 4 दिन से थक गए हैं, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। और अभी 15 मिनट और हैं। सर मेरे पास अभी मसाला तो है, मेरे पास काफी है अभी। तो इसमें एक बात और रह गया, इधर यहाँ रह गया। यहाँ जो ये कह रहे थे कि भैया आपने क्या किया इस 23 के बाद, क्या किया, थोड़ा वो भी बताना चाहता हूँ। क्योंकि एक डिजास्टर मिटिगेशन फंड होता है जो शायद बहुत सारे हमारे साथियों को भी नहीं मालूम है। तो जब अभी गौड़ साहब ने सही फरमाया, मैं इनके इलाके में जब 2023 में गया, पूरा ये सुंदर ठाकुर इनका इलाका में बहुत त्रासदी थी। तो हमने कहा कि आप मिटिगेशन फंड में इनको डालो, और अच्छा हुआ कि आज जो है कुल्लू मनाली ये बता रहे हैं कि उस मिटिगेशन के काम से जो है काफ़ी इनको जो है बाढ़ ने राहत पहुंचाई। तो हमने जो है अभी तक, आप सब भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ मिटिगेशन का, अब क्योंकि पैसे इस बार तो खत्म हो गया, दोबारा आएगा, तो इसमें जो है स्लाइड के लिए है, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए है, सब कुछ है। तो अभी तक हमने जो है डिजास्टर मिटिगेशन में, बल्कि मैं स्वयं खुद इसका भुगतभोगी हूँ, मैं बाहर सब जगह जाता रहा अपने इलाके में, जब आई बारी तो मेरे बहुत कम जो है स्कीमें इसमें सैंक्शन हुई है। अभी तक कुल टोटल प्रोजेक्ट्स जो है 345 जो है मिटिगेशन में हुआ है। आपके चंबा में बहुत हुआ है, आप मुस्कुरा रहे हैं, शायद आपको है पता इसका। अभी भी चाहिए और भी चाहिए, सैंक्शन अमाउंट जो है अभी भी इसमें चाहिए, उसकी तो कोई अंत नहीं है। हिमाचल में तो जितना भी आया वो भी कम है सर। इसमें यह है कि हमने 728.79 करोड़ का जो है इसमें सैंक्शन किया है। अमाउंट रिलीज है 467.78 करोड़। और इसी तरह से नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन होता है, जो 20 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो हम दिल्ली भेजते हैं। तो अभी दिल्ली से सिर्फ 35 करोड़ जो है एक ग्लेशियर वाला जो है उसको करने के लिए मिला है। इसमें भी सिर्फ 4 लाख रुपए और आने हैं। और NDRF के केसेस जो पेंडिंग है 12 है, अमाउंट 705 है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको चल रहा है हमारा। और लैंडस्लाइड मिटिगेशन में 139 करोड़ अलग से है, अर्थक्वेक मिटिगेशन के लिए 139 करोड़ है। फिर एक रेट्रोफिटिंग हम बिल्डिंग्स का कर रहे हैं। शायद उसमें हमारी कमेटी भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि बिल्डिंगों को जो दोबारा से रेट्रोफिट करना है, पैसे कम है, हम कुछ चिन्हित स्कूलों को कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये फैसला किया कि पहले हॉस्पिटल्स जो है उनको रेट्रोफिट करें, ताकि डिजास्टर के समय सबसे पहले तो जो है ज़रूरत जो है उधर ही पड़ती है हॉस्पिटल में। और दूसरा जो है इसको नीचे तक ले जाने के लिए पंचायती राज में हमने ये फैसला लिया है कि हर पंचायत में एक आपदा मित्र केंद्र होगा, जिसमें पंचायत के लोग, जिसमें अगर उस विलेज में पटवारी है, जेई है, जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं उसमें रहेंगे। उसमें अभी जो वन मित्र हैं उनको भी रखेंगे। और एक कमरा पंचायत में लेकर उसमें एक ज़रूरी इक्विपमेंट, जो जैसे उसमें आपके फर्स्ट एड किट है, या उसमें स्ट्रेचर्स है, या कोई लाइट की व्यवस्था है, या रोप्स है, जो इमीडिएट चाहिए वो हम जो है दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने एक जो है हमारा फ्रेंच गवर्नमेंट का जो एक बैंक का जो है 800 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी लिया हुआ है। ये सारे इस मिटिगेशन को, इस डिजास्टर मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए जो है इसके अंदर पैसा का खर्चा किया जाना है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से हिमाचल में अभी जो राहत के काम हो रहे हैं, वाकई ये एक मॉडल बनने वाला है
थोड़ी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। थोड़ा अगर और कोशिश करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल जो है हाईटेक होगा मिटिगेशन के लिए डिजास्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।